बहुत बहुत शुक्रिया तिकाई जी का। हंस क्यों रहे हैं? एक गाना याद आ रहा मुझे, अपनी तो ये आदत है कि हम चुप नहीं रहते। वैसे कुछ नहीं कहते थे वो, पर जब तिकाई जी के लिए मैं कहूंगा तो यही कहूंगा कि चुप नहीं रहते। देखो इल्जाम लगा रहे मुझे बोलने नहीं देते हैं, और वो भी ऐसे विद्वानों के आगे जो बोलने के अधिकार पे लड़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपने बहुत सारे टीचर यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ आपको मंच पे 5 टीचर दिखाई दे रहे हैं, मगर हॉल में और बहुत सारे टीचर हैं। राकेश फूल जी हैं, बठिंडा से एक मैनेजर आए हैं हमारे, सुजाता जी हैं, उर्मिल सिंह जी हैं, ऋषि राज जी बीकानेर से आए हैं, एडवोकेट बैंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी हमने और भी चाहते तो बहुत कुछ सुन सकते थे, मगर मौसम कुछ ऐसा रहा कि हमें लेट होना पड़ा। और लेट कई परिवार अभी भी, एक शायद कोई इंग्लैंड से परिवार है, चंदन जी के संपर्क में है, वो भी फंसे हुए हैं। और हमारे नीरज जी SHO अमृतसर, वो परिवार समेत अमृतसर से आए हैं, जंदर और लुधियाना के बीच में फंसे हुए हैं। मौसम ऐसा थोड़ा लेट हो गया, मगर हमें आज एक मौका मिला है और मैं ललन जी का शुक्रिया अदा करूंगा। उनकी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे इस सेमिनार, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में। उनकी वजह से बहुत सारे संपर्क बने। पिछली बार अपूर्वानंद जी आए थे, वो भी ललन जी के इनकी कोशिशों से। और आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती हैं, आपने 1 साल पहले JNU का विवाद सुना होगा। JNU का नाम और उसको पलट के अगर कहें कन्हैया तो अभी एक सेम चीज बन गई है, सेम थिंग। और कन्हैया की टीचर आपके बीच में है आज, ये एक बड़ा सम्मान है हमारे लिए। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं, पहली कल मुलाकात हुई, सीधे मेल किया, और मेल भी गलत डेट से किया, 22 तारीख लिखी, और इन्होंने एग्री किया। फिर मैंने दोबारा लिखा कि 22 नहीं 20 जुलाई है और है अगस्त। फिर मैंने मेल किया कि नहीं मैंने जुलाई लिख दिया है, वो कह रहे मैंने अगस्त ही समझा है। मेल ऐसा ही है। ये आप लोगों के साथ जो उनका प्यार है, एक रिश्ता है, वो है। तो मैंने उनसे दूसरी रिक्वेस्ट की कि बहुत मुश्किल से समय मिलता है और हर शहर को नहीं मिलता। यहां एक फिरोजपुर से बेटी बोल रही थी कि हमें यकीन नहीं था कि हम निवेदिता मेनन जी को ऐसे सीधे देख सकेंगे। सच में होता है ऐसा। और मुझे बहुत बार ये बात पे कहते भी हैं कि जिनको हम फिरोजपुर बुलाना चाहते हैं उनको फिर लुधियाना आके मिलना पड़ता है, वो चाहे गोपाल गुरु जी हों, योगेंद्र यादव जी हों, फिर यहाँ आके मिलना पड़ता है। तो अगर यहाँ मिलना पड़ता है तो पंजाब का स्टूडेंट्स भी आया है, राजस्थान का स्टूडेंट्स भी आया है, आगरा से भी स्टूडेंट यहाँ आए हैं आज आपको सुनने के लिए। और मैंने दूसरी रिक्वेस्ट उनसे ये की कि एक सब्जेक्ट तो हमारा है, वाई एजुकेशन, शिक्षा क्यों, और बच्चे जो बात कहेंगे उस पे जो मिली जुली बात वो जो कहना चाहिए। और दूसरा वो देश का जो विषय है जिसपे हमारी अभी एक बेटी ने उठाया, नोबल बोली उस पे कि 40 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हुई है और संस्कारों वाली पार्टी खामोश है, राष्ट्र वाली पार्टी खामोश है। शायद वो बच्चे इस राष्ट्र का हिस्सा नहीं होंगे, मगर 4 गायें मर गई होती, शायद आपका सेमिनार रद्द हो गया होता, कर्फ्यू लग गए होते। ये समझ दी है जीने की, वो एक सब्जेक्ट है जिसको सबसे बेबाकी से
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आज से 100 साल पहले 1916 की स्पीच है उनकी, 1917 की स्पीच है। और स्पीच भी कहां की? ऐसे देश में जाके स्पीच की जहां पे राष्ट्रवाद की सबसे ज्यादा कट्टरता से, जर्मन हिटलर के देश में, वहां जाके स्पीच की। इंग्लैंड में स्पीच की, अमेरिका में स्पीच की, जापान में की। लोगों ने कहा आपको जो सरकारी प्रोटोकॉल होता, सम्मान मिलना है, वो शायद सरकार ना दे। वो कह रहे मैं उसके लिए नहीं आया हूं, मुझे जो महसूस होता मैं वो कहने आया। तो उसी परंपरा को, रविंद्रनाथ टैगोर की परंपरा को आगे जिंदा रखने वाले लोग हैं ये, उसको चलाने वाले लोग हैं ये, उन्हीं की जुबान है। तो दूसरा उस सब्जेक्ट पे, मगर वो बाकी टीचर्स के बोलने के बाद 2 बार स्पीच होगी, ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। मैं वॉलंटियर से कहूंगा अगर कोई स्टूडेंट्स बाहर हैं तो उनको अंदर ले आओ, 2-3 वॉलंटियर जाओ बस। और रिक्वेस्ट करूंगा मैं निवेदिता मेनन जी से कि वो मंच पे आए और अपनी बात कहें। साथियों, जय वाल्मीकि, जय भीम, और मेरी अपनी तरफ से लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं कितनी अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि इस भरे हॉल में रावण जी ने मुझे ये अवसर दिया आप लोगों के साथ बैठने के लिए। और जैसे जैसे मैं इन जवान साहसी आवाज़ों को सुनती गई, मुझे लगा कि मैं क्या बोलूँगी अब रावण जी ने अभी कहा कि मैं कन्हैया की टीचर हूँ। बिल्कुल नहीं, कन्हैया ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने जो स्पीच दी, उसमें जिस तरह से उन्होंने एनालाइज किया हमारे देश की स्थिति, जिस शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, संघवाद, जिसके खिलाफ हमें लड़ना है, चाहे और जितने भी डिफरेंसेस हम में हैं, चाहे जितने भी हम चीज़ों पे विवाद कर सकते हैं, कश्मीर पे, माओवाद पे वगैरह वगैरह, लेकिन एक बात पे हम एक साथ हैं और वो है हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं। हिंदुत्ववाद जो है वो एक राजनैतिक विचारधारा है जिसमें किसी के लिए जगह नहीं है, सिर्फ सवर्ण हिंदी भाषी इलाके की सवर्ण मर्द के लिए वहाँ जगह है उनके हिंदुत्ववादी राष्ट्र में। इस पे मैं थोड़ा और बाद में बोलूँगी, लेकिन जो बातें हमारे सामने ये जवान लोगों ने रखा, मुझे लगा कि मैं ज़्यादा सीख गई उनसे। जैसे कुछ मुद्दे मैं उठाना चाहती थी, उन्होंने पहले से ही उठाया। कुछ मुद्दे जो मैंने उस तरह से नहीं सोचा था, वो मुद्दे मेरे सामने इस तरह आए कि मैं चौंक गई। तो मैं कुछ एक दो वक्ताओं के मुद्दों पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगी। पुनः आपने भी सुना उनको, लेकिन इसका मतलब नहीं, मतलब हर कोई जो स्टेज पे आके अपनी बात रखी या रखा, उन सब से मैंने कुछ सीखा। लेकिन कुछ मुद्दे मेरे सामने बहुत चौंकाने वाली, या एक तरह से मेरे दिमाग की बत्ती जल गई उनकी बात सुन के। तो जैसे भाग्यश्री ने कहा कि अधिकार छीन के ली जाती है, लड़ाई करके ली जाती है। अधिकार कोई भीख नहीं है, अधिकार या हक कोई किसी आपको देता नहीं है, हमें छीन के लेनी पड़ती है, हमें लड़ के लेनी पड़ती है। ये बहुत ही इंस्पायरिंग बात है। और मैं एक टीचर, 30 साल से मैं टीचर हूँ। मैं पॉलिटिकल थियोरी पढ़ा रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ, पॉलिटिकल थॉट पढ़ा रही हूँ। लेकिन और अंबेडकर जी, बाबा साहब के जो राइटिंग्स हैं वो कब क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं? वो क्लासरूम के अंदर सिलेबस में तब आ जाते हैं जब बाहर दलितों का आंदोलन इतना मजबूत बन जाता है कि वो हमें मजबूर करता है कि हम अंबेडकर पढ़ें, हम सब अंबेडकर पढ़ें। तो अंबेडकर कब से लिख रहे हैं?
कब से वो लिख रहे हैं, कब से उनको माना जाता है कि वो संविधान के आर्किटेक्ट हैं, लेकिन क्लासरूम में और सिलेबस में तब आ जाते हैं वो जब आप लोगों ने आवाज़ उठाई, जब आपकी आंदोलन मजबूत बनी, तब वो हमें मजबूर करता है कि हम उनकी बातों को पढ़े, थॉट जैसे पढ़े। सिर्फ वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक विचारक थे, वो एक इंटेलेक्चुअल थे, और वो इंटेलेक्चुअल को हम कांट के साथ पढ़े, उस अंबेडकर को हम फूको के साथ पढ़े। ये आप लोगों ने हमें सिखाया। और भाग्यश्री ने ये भी ललकार दी कि अगर आप अपनी बेटियों को सम्मान नहीं देंगी, अपनी बेटियों को आप नहीं सिखाएंगे और शिक्षा नहीं देंगे, फिर कोई बाबा साहेब या रावण जी आपकी मदद नहीं कर सकते। ये आपको खुद करना होगा, खुद बोल उठना होगा। और ये कई लोगों ने ये कहा कि हमें खुद बोल उठना है। सागर ने जो बात कही मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट और सिलेक्टेड गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है, और वो मुझे थियोरेटिकली ही भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा लगा, क्योंकि इसका मतलब है कि एक तो है राजनीति करना और 5 साल सरकार में रहना, लेकिन एक है सरकारी ढांचा जिसे चलाना है, वो है ब्यूरोक्रेसी। और उस ब्यूरोक्रेसी में जो लोग अब तक वंचित रहे हैं, जो समुदाय अब तक हाशिए पे रहे हैं। अभी मैं रावण जी से पूछ रही थी कि क्या एक भी वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति IAS में नहीं है, तो उन्होंने अभी मुझे बताया कि डायरेक्टली अभी तक कोई वहाँ पहुँचा नहीं है। इसका मतलब है कि सिस्टम में ही कुछ खराबी है, सिस्टम में खराबी है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि सिस्टम में जिस तरह की खराबी है कि एक पूरे समुदाय से कोई अब तक IAS नहीं पहुंच पाया, तो इसका मतलब है कि सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। और यहाँ जिस तरह की आवाज़ें मैंने बताया कि वो सिस्टम जल्द ही साहित्य को लेके, शिक्षा और साहित्य को नाम भी लिया। और मुझे अचानक अमृता प्रीतम की एक कविता है जो मैंने हिंदी में पढ़ा है, मैं पंजाबी जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ कुछ समझ में आया जो आप लोग पंजाबी में बात रख रहे थे। तो हिंदी में ये कविता है जहाँ अमृता प्रीतम कहती है कि मैंने अपने घर के सामने से, वो तो पहले जो पंक्तियाँ हैं उसका मैं सिर्फ सार दूंगी, मुझे सिर्फ आखिरी 2 पंक्ति याद है। तो सार ये है कि मैंने अपने घर के गेट से नंबर मिटा दिया, मैंने अपना पता मिटा दिया, लेकिन अगर आपको मुझे ढूंढना है, अगर आपको मुझे पाना है, जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक मिले, समझो वही मेरा घर है। तो मुझे लगा कि आज़ाद रूह इतने यहाँ हैं मौजूद, और जिस आज़ादी से बोल रहे हैं और जिस साहस से बोल रही थी, मुझे लगा कि जैसे सुखमन ने कहा, चुप्पी तोड़ना बदतमीजी नहीं होती। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये बात, चुप्पी तोड़ना बदतमीजी नहीं होती। और फिर रमनीक ने जो बात रखी, जिसमें उन्होंने फ़र्क किया ब्राह्मण के प्रति नफ़रत और ब्राह्मणवाद के प्रति नफ़रत में, और मुझे वो बात भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नारीवादी होने के नाते हम जानते हैं कि नारीवाद पुरुषों के खिलाफ नहीं है, पुरुष प्रधानता के खिलाफ है, पितृसत्ता के खिलाफ है। इसका मतलब है कि पितृसत्ता और पुरुष प्रधानता जो है, उसमें मर्द भी एक तरह से फंसे हुए हैं। जिसे मर्दानगी कहते हैं, उस मर्दानगी से कई मर्द भी नहीं खुश हैं। तो मुझे इस ढांचे, जिस तरह रमनीक ने हमारा ध्यान ढांचे की तरफ आकर्षित किया कि ये व्यक्ति की बात नहीं है, लेकिन हमें पूरा ढांचा बदल डालना है, मुझे वो फ़र्क भी बहुत ही अच्छा लगा। और मैं एक पॉइंट और निकालूंगी जो यहाँ से जो लोगों ने रखा। नोबेल ने एक पॉइंट अपने आप, एक मुद्दा अपने आप उठाया जिस पे मैं बोलने वाली थी, लेकिन जिस तरह उसने बात रखी मुझे नहीं लगता कि मैं उससे बेहतर रख पाऊंगी, और वो है शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन को लेकर। शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन से क्या फ़र्क पड़ता है हम सबको, चाहे टेक्स्ट बुक हो, जिन टेक्स्ट बुक
को मतलब वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं लोग, और जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इतने चीप हैं, इतने मतलब अफोर्डेबल हैं, लेकिन उनको नहीं खरीदना दिया, वो नहीं खरीदने दिया जाता है। और नोबेल ने ये भी बताया ऑफ कोर्स फीस को लेके। तो जिस तरह प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, अब तक प्राइवेट स्कूल ही स्कूल लेवल पर ही प्राइवेटाइजेशन था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी प्राइवेटाइजेशन बहुत जल्दी चल रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि अगर आप पिछले 10-15 साल में देखेंगे हमारे देश में क्या फ़र्क पड़ा है, वो ये है कि 10-15 साल में हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। एक तो ओबीसी रिजर्वेशंस इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ एक जनरल एक्सपेंशन भी हुआ, लेकिन हमारे सारे जो एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ हैं, हमारे सारे जो सामाजिक न्याय के पॉलिसी हैं, उसके ज़रिए हमारे जो आज जब आप देखते हैं कि हर यूनिवर्सिटी कैंपस में आज वैसे अगर आप देखें कहाँ आवाज़ें उठ रही हैं, सिर्फ हिंदुत्ववाद के खिलाफ नहीं, लेकिन अन्याय के खिलाफ, तरह तरह के अन्याय के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, यौनिक हिंसा के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ कहाँ आवाज़ें उठ रही हैं, कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं हमारे कैंपसों में। और हमारे कैंपसों में इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमारे कैंपसों में अब तरह तरह के समुदाय और समाजों से जवान पहुंच रहे हैं, वो वहाँ आ रहे हैं, अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं, और यही इस सत्ता को हिला रही है। इसीलिए अब बहुत जल्द रिजर्वेशन भी वापस लिया जा रहा है। अब जेएनयू में जिस तरह मौजूदा वीसी ने यूजीसी के रेगुलेशंस का इंटरप्रिटेशन किया है, वो बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है, लेकिन उसके चलते रिजर्वेशन ख़त्म ही हो गया है एक तरह से एमफिल पीएचडी के लेवल पे। हम सब इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, टीचर भी लड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी लड़ रहे हैं, लेकिन एक तो उन्होंने 90% सीट कट करवा दी, और फिर उन सीटों पे रिजर्वेशन लागू नहीं कर रहे हैं, वो अपना एक रोस्टर सिस्टम चला रहे हैं, जिससे कि रिजर्वेशन पे काफ़ी नुकसान है। और जाहिर है कि उनके हर पॉलिसी का बैकिंग इस सरकार का है। ये सरकार जो है वो रिजर्वेशन ख़त्म करने पे तुली हुई है और हिंदुत्ववाद को लाने पे तुली हुई है, जिसमें हम में से इस कमरे में किसी को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, वो सिर्फ सवर्ण हिंदी भाषी मर्द का एक राष्ट्र होगा जहाँ इंसान का कोई मूल्य नहीं है। अब शिक्षा क्या है, इस पे भी तरह तरह से लोगों ने जो बात रखी, मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ही नई चीज़ कहूँगी जो आपने कभी नहीं सुना हो, लेकिन मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगी जो मैंने जब अखबार में पढ़ा, मुझे लगा कि इससे मुझे शिक्षा पे कुछ सीखने को मिलता है। और ये कहानी है निकरागुआ की। निकरागुआ एक देश है दक्षिणी अमेरिका में, और वहाँ 70 के दशक में एक सिविल वॉर चल रहा था, एक लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशनरी फोर्स के चलते एक सिविल वॉर चल रहा था। उस दौरान निकरागुआ काफ़ी बाकी मतलब दुनिया के बाकी इन्फ्लुएंस से काफ़ी मतलब बंद रहा। निकरागुआ में बाहर से की सोच, बाहर में जो डेवलपमेंट है, शिक्षा में जो डेवलपमेंट है, शिक्षा में क्या चल रहा है, वो सब उनको पता नहीं था। और वहाँ एक स्कूल था जहाँ गूंगे बहरे बच्चों को पढ़ाया जाता था। अब आप जानते होंगे शायद कि गूंगे बहरे समुदाय में एक बहुत ही विकसित भाषा उभर के आई है जो सिर्फ इशारों पे आधारित है। तो वो सिर्फ इशारों में दुनिया के सारे जो गूंगे बहरे लोग जिनको ये उपलब्ध है, जिनको इस तरह की शिक्षा उपलब्ध है, वो इशारा साइन लैंग्वेज में वो बहुत पेचीदा बातें भी रखते हैं। काफ़ी विकसित है ये भाषा। अब क्या है, एक है इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज जो कि पूरे देश में एक तरह से स्टैंडर्डाइज किया गया है, जैसे अंग्रेजी या हिंदी। अब निकरागुआ में युद्ध चल रहा है, तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज के बारे में पता नहीं था। तो उस स्कूल में टीचरों ने एक
एक तरह का अपना निकरागुअन साइन लैंग्वेज उन्होंने बनाया। तो उसको निकरागुअन साइन लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि वो एक खास तरह का अपनी एक भाषा थी। अब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये भाषा वो एक तरह से स्थिर नहीं रह रही थी, वो भाषा बदलती गई निकरागुअन साइन लैंग्वेज। जैसे जैसे छोटे बच्चे सिस्टम में आए, मतलब सीनियर एक लेवल है, फिर नए बच्चे आते हैं ना, तो जब नए बच्चे आने लगे जो छोटे हैं, वो रूल्स नहीं मानते थे। मतलब वो निकरागुअन साइन लैंग्वेज के जो रूल है, जो व्याकरण है, जो ग्रामर है, उसको ना मानते हुए, उन रूल्स को तोड़ते हुए वो नए शब्द बनाने लगे, नए वाक्य बनाने लगे, नए अनुभव की समझ बनाने लगे। और निकरागुअन साइन लैंग्वेज इस तरह विकसित हुई और इस तरह वो एक भाषा बनी कि वो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज से काफ़ी दूर था, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स भाषा अब मानी जाती है। तो अगर आप सोचें कि निकरागुअन साइन लैंग्वेज कैसे इस स्तर तक पहुंची, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये इस तरह डेवलप हुआ क्योंकि रूल को तोड़े गए। जो रूल्स बनाए गए थे उनको तोड़ तोड़ के नई पीढ़ियों ने, नए स्टूडेंट्स ने उस भाषा को एक नया रूप और एक बहुत ही विकसित रूप दिया। तो हमें सोचना चाहिए इस उदाहरण से हम शिक्षा के बारे में क्या सीखते हैं। शिक्षा के दो रूप हैं, शिक्षा की एक तरह से दो भूमिका है, हम कह सकते हैं। शिक्षा का एक भूमिका ये है कि हमें समाज के रूल्स को समझाना, कैसे हम इस समाज में रहे, सामाजिक जो ऑर्डर है, सामाजिक व्यवस्था जो है वो क्या है, इस व्यवस्था को कैसे कायम रखे। औरतों की क्या भूमिका है, दलितों की क्या भूमिका है, मर्दों की क्या भूमिका है, जिनके पास संपत्ति है उनकी क्या भूमिका है, जिनको मजदूर बनना है उनकी क्या भूमिका है। शिक्षा एक तरह से उसका रोल ये भी है, ये इनफैक्ट शिक्षा का रोल ये ही है कि जब आप स्कूल जाते हैं हम डिसिप्लिन सीखते हैं, हम सीखते हैं बड़ों को। जैसे किसी ने कहा, मैं कह रही हूँ ना, मैं हर बात जो रखने वाली हूँ कोई आके यहाँ से कह चुकी है या कह चुका है। तो जैसे किसी ने कहा कि बड़ों की इज्जत करो, छोटों को इज्जत ना करो तो ठीक है, और ये बड़ा और छोटा सिर्फ उम्र के लिहाज से नहीं है, सामाजिक कैटेगरीज के लिहाज से है, वगैरह। तो शिक्षा का एक रूप जो है, शिक्षा की एक भूमिका जो है, वो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन हम जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, यहाँ बार बार आके जो लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा उसको नहीं मानते जिससे हमें डिग्री मिले, हम शिक्षा को नहीं मानते जिससे नौकरी मिले। नौकरी मिलनी चाहिए, डिग्री मिलनी चाहिए, लेकिन एक तरह से आप लोग जो कह रहे थे वो ये था कि शिक्षा वो नहीं है, हम असली शिक्षा को वो नहीं समझते जिससे हम समाज में रहना सीखे, लेकिन हम शिक्षा वो है जिससे कि हम समाज पे पैनी नज़र डालना सीखे, आलोचनात्मक नज़र डालना सीखे, समाज की जो व्यवस्था है उस पे सवाल उठाना, उस पे प्रश्न चिन्ह लगाना सीखे, उसी को शिक्षा हम मानते हैं। और वो शिक्षा अक्सर क्लासरूम में नहीं मिलता, अक्सर अध्यापक से वो शिक्षा नहीं मिलती। वो शिक्षा मिलती है अपने क्लासमेट से, बाहर के आंदोलनों से, बाहर की हवाओं से। कभी आपने अमृता प्रीतम पढ़ी जो कि सिलेबस में है ही नहीं, कभी आपने बाबा साहेब पढ़े जो कि नहीं है, कभी आप इस तरह के माहौल में आए जहां आपको कई सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, वगैरह वगैरह। तो शिक्षा अगर वो है कि हम शिक्षा से हम आलोचना करना सीखें। आलोचना से मेरा मतलब सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, क्रिटिसिज्म तो करना चाहिए, लेकिन आलोचनात्मक ढंग से इस तरह सीखे कि हम समाज को कैसे दोबारा बनाएं, कैसे पुनर्निर्माण करें समाज का। तो इसी को हम शिक्षा मानते हैं। और इसमें जाहिर है कि
टीचर का रोल काफ़ी गंभीर है। बार बार यहाँ स्टूडेंट्स ने अपने अपने टीचरों का नाम लिया, तो इसका मतलब है कि टीचर को अपने बारे में, और मैं भी टीचर हूँ, टीचर को अपने बारे में बहुत ज़्यादा हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो टीचर पे है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहाँ एक तरफ सिलेबस भी पढ़ाना है, एग्ज़ाम भी पास करवाना है, लेकिन क्लासरूम में कैसे डेमोक्रेसी बनाए रखे ये भी सोचना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी के बारे में सिखाते हैं हम, लेकिन क्या हमारे क्लासरूम में डेमोक्रेसी है? और ये मैं एक तरह से आत्मालोचना ढंग से मैं कह रही हूँ कि शायद मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया है। और हम सबको ये ध्यान देना चाहिए, हम सब जो टीचर हैं, कि क्लासरूम में भी अगर हम कहते हैं कि देश में जनतंत्र होना चाहिए, क्लासरूम में कैसे डेमोक्रेसी बनाए रखे, कैसे डेमोक्रेसी के प्रावधान हो, जबकि हम इस टाइप ऑफ सिचुएशन में जहाँ लोग आपके सामने बैठे हैं, हमारे पास माइक है, हम बोले जा रहे हैं, हम उनको मार्क्स देते हैं, हम उनको ग्रेड देते हैं, इस पावर के बावजूद कैसे हम डेमोक्रेसी बनाए रखें, इस पे सोचना ज़रूरी है। और ये जो शिक्षा में जो जनतंत्र हमें लाना है, शिक्षा के अंदर जिसे डेमोक्रेटाइज करना है, वो हम एक दूसरे से सीखते हैं। और वो टीचर सीखती है या सीखता है जब स्टूडेंट सवाल करते हैं, जब स्टूडेंट हमारे सामने आके हमें चुनौती देते हैं। तो आपको कभी टीचरों के सामने सवाल रखने से कभी नहीं झिझकना चाहिए। आपको हाथ उठाना चाहिए, सवाल रखना चाहिए, चाहे वो टीचर आपकी बात सुने ना सुने, लेकिन स्टूडेंट आपकी बात सुनेंगे। और उस क्लासरूम में शायद ना हो, लेकिन क्लासरूम के बाहर फिर बहुत ज़्यादा फर्क हो सकता है। तो हम देखते हैं बार बार कि आज किसी को ये सिखाने की या बताने की ज़रूरत नहीं है कि शिक्षा का मूल्य क्या है। अभी अक्टूबर शायद 2015 में हमने सब सुना होगा, हरियाणा में अक्टूबर के महीने में कुछ 10-12 बलात्कार हुआ। मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने पुलिस को बताया उन मर्दों का नाम कि फलाना फलाना फलाना, इन सब ने मेरे साथ बुरा काम किया, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की। ये 10-12 साल की छोटी सी लड़की, एफआईआर नहीं दर्ज की, और हम इसके लिए हम लड़ रहे हैं। कोई और कहता है कि अब मेरी बेटी को स्कूल हम भेजते हैं किसी के साथ, हम अकेली नहीं भेजते उसको, उसके साथ कोई जाता है। मुझे इसमें क्या सुनने को मिला? उस छोटी लड़की की साहस और आत्मविश्वास कि उसे नहीं लगा कि उसकी इज्जत पे कुछ आंच आई है, उसको नहीं लगा कि उसकी इज्जत पे कुछ हुआ है, उसे लगा कि ये हुआ कुछ तो ये लोग जिम्मेदार हैं, इनको जेल में डालना चाहिए, मैं तो पढ़ती रहूंगी। वो तो बिल्कुल साहस के साथ उस रिपोर्ट में इस तरह बोल रही है कि मुझे इसमें क्या है, मेरे साथ हुआ है, मैं इनको जेल भेज के ही रहूंगी। अब जेल भेज पाई या नहीं पाई, लेकिन ये जो आत्मविश्वास उसमें है कि मैं बिल्कुल पाक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये कहाँ से मिली उसे साहस? जाहिर है कि उसकी समुदाय से मिली साहस, अपने माँ बाप से मिली साहस, अपने भाई बहनों से मिली साहस। और वो दूसरा व्यक्ति जिसने कहा कि मैं अपनी बेटी को अब किसी के साथ भेजता हूँ स्कूल, उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मैं बेटी को घर रख रहा हूँ, मैं अब उसको स्कूल नहीं भेजूंगा, स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल अब भी जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि शिक्षा का जो मूल्य क्या है, उसका मूल्य, ये किसी को आज समझाने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ हम वो छोटी सी प्यारी सी ज्योति ने कहा कि उनके पिताजी ने कहा कि घर बेचकर भी तुम्हें स्कूल भेजूंगा, लेकिन मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत मुझे दुख भी हुआ कि 70 साल के बाद किसी को ये कहना भी पड़े कि अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए मैं घर बेचूंगा। ये लानत है ऐसी आज़ादी पे। इस आज़ादी को हमें, इस पे क्या गर्व हो सकता है कि ये सुनना भी पड़े हमें कि लोगों को लेकिन फिर भी लोग इस तरह के त्याग करके और इस तरह से लोग बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं कि हमें
अजीब सा लगता है कि मुझे इस कमरे में किसी को बताना पड़े कि शिक्षा का मूल्य क्या है। शिक्षा का मूल्य हर रत्न, हर जो यहाँ आके हर लड़की जो बोली, हर लड़का जो बोला, वो एक तरह से इतने प्रेशियस हैं, इतने वो रत्न जैसे हैं। और मुझे लगा कि वो ये सब शिक्षा के कॉन्टेक्स्ट में ही उभर के आते हैं। अब बार बार ये बात भी उठ के आई लड़कियों से कि अभी शादी नहीं करनी है, शादी करेंगे जब टाइम होगा हम करेंगे, लेकिन अभी मुझे फलाना करना है, फलाना करना है, कुछ करके दिखाना है, और मुझे आईएएस से शादी नहीं करनी है, मुझे आईएएस बननी है। ये बात भी मुझे अभी शादी नहीं करना है, क्योंकि अगर शादी एक पिंजरा जैसे बन जाता है तो फिर उस पिंजरे को तोड़ने के बजाय और कोई चारा ही नहीं है, उस पिंजरे को तोड़ना ही पड़ेगा। तो हमें शायद इस पे और बातचीत करनी चाहिए, जब जवान लोगों को आपस में और तरह तरह के संदर्भों में, कि एक नई परिभाषा शादी को ही देनी चाहिए, इस रिश्ते को देनी चाहिए, जहाँ लोग एक साथ, अब हम जनतंत्र कहते हैं बार बार बाहर, जैसे मैंने कहा क्लासरूम के अंदर जनतंत्र होनी चाहिए, क्या शादी और परिवार के अंदर भी एक तरह से जनवाद नहीं होना चाहिए? एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है 1984 का, जिसमें वो पूरा केस बताने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन उसका जजमेंट ये था कि मौलिक आधार जो हमारे संविधान में है, वो मौलिक आधार परिवार के अंदर लागू नहीं हो सकते। जज ने ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मौलिक अधिकार यानी कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सारी चीज़ें अगर परिवार के अंदर आ जाएंगे, उस जज ने कहा, अंग्रेजी में जजमेंट थी, कि इट विल बी लाइक लेटिंग अ बुल इनटू अ चाइना शॉप। अब ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि जैसे अगर एक किसी दुकान में जहाँ कप सॉसर वगैरह बेच रहे हों, वहाँ एक सांड को आप भेज देंगे तो वो सारा नष्ट हो जाएगा ना, सारी चीज़ें, वो तो इधर उधर जाएगा और सारी चीज़ें तोड़ जाएंगे, वो तोड़ेगा उन सारी चीज़ों को। तो इट विल बी लाइक लेटिंग अ बुल इनटू अ चाइना शॉप। जज ने ऐसा कहा कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार अगर परिवार के अंदर आ जाए तो परिवार बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो सुनने में अजीब लगता है पहले, और हम सोचते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, परिवार के अंदर मौलिक अधिकार आए तो अच्छा ही है। लेकिन अगर आप मौजूदा परिवार के बारे में सोचें, जिन परिवारों में हम रहते हैं और रहते आए हैं, और शायद इस तरह के परिवार हमारे हर तरफ हैं, उन परिवारों में एक्चुअली मौलिक अधिकारों का बिल्कुल की जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ तरह तरह के हायरार्कीज हैं, तरह तरह के है। एक तो उम्र के, सबसे पहले लिंग के आधार पर हायरार्की है, मर्द और औरत में जो फ़र्क है, मतलब थोड़ी पहले तो लड़का छोटा है तो वो फिर उम्र का भी हायरार्की है, तो जब तक लड़का छोटा है वो छोटा रहता है, माँ की बात मानता है, जब लड़का बड़ा बन जाता है तो माँ की दर्जा बड़े बेटे से कम हो जाती है। तो उम्र और लिंग आधारित तरह तरह के हायरार्कीज़ हैं फैमिली के अंदर। और हम ये भी देखते हैं कि यहाँ हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी जहाँ परिवार से इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिला। कई लड़कियों ने कहा कि मैंने लड़ाई की, लेकिन वो लड़ाई एक तरह से प्यार भरी, जहाँ पिताजी मान गए, माँ मान गए। लेकिन इस कमरे के बाहर हम जानते हैं कि परिवार क्या 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 कर सकते हैं। परिवार अपने बच्चों को वो मार सकते हैं, ऑनर किलिंग्स जिसे कहते हैं, जो कि जिसमें कोई इज्जत नहीं है। जहाँ इंटरकास्ट मैरिज हो या इंटर कम्युनिटी मैरिज हो, तो 2 साल बाद, 3 साल बाद वो लड़का लड़की भाग गए हैं, वो एक साथ रह रहे हैं, बच्चा हुआ है उनका, 3 साल बाद माँ बाप लड़की को बुलाते हैं घर कि आ जाओ। लड़की समझती है कि सब माफ़ हुआ, वो जाते हैं, लड़के को मार डालते हैं, अपनी लड़की को मार डालते हैं। ये होता है ना, हर रोज़ हम पढ़ते हैं अखबार में। तो परिवार ये भी है। तो अगर हम एक तरह से परिवार और शादी के बारे में एक सामाजिक विवाद शुरू करें, जहाँ
कुछ कुछ समुदायों में कम से कम, और समुदाय से मेरा मतलब जाति वाला समुदाय नहीं है, जेएनयू भी एक समुदाय है और नारीवादी भी समुदाय है और अधर्स भी एक समुदाय है। मुझे लगता है कि इस तरह का सवाल पूछना अपने आप से बहुत ज़रूरी बन गया है। ये एक नारा है नारीवादियों का बहुत पुराना, द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, मतलब जो निजी बात है वो राजनैतिक भी है, जो राजनैतिक है वो निजी है, वो जो निजी है वो राजनैतिक है। और इसका मतलब ये है कि हमें हर निजी अरेंजमेंट के बारे में हमें सवाल पूछना चाहिए। कौन खाना पकाता है, किसकी जिम्मेदारी है खाना पकाना, किसकी जिम्मेदारी है घर का काम करना। ये जब लिंग पे आधारित है, जब लिंग आधारित श्रम का विभाजन है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, लिंग पर आधारित श्रम का विभाजन को हम इतना प्राकृतिक मानते हैं, इतना स्वाभाविक मानते हैं कि अगर दो लड़के कॉलेज के बाद उनको नौकरी मिली और वो उन्होंने शायद एक फ्लैट लिया और दो फ्रेंड्स या 3 फ्रेंड्स एक साथ रह रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक लड़का ऑफिस से घर आएगा और पैर फैला के अखबार पढ़ेगा और दूसरा लड़का हर रोज़ हमेशा के लिए चाय बनाएगा। ऐसा तो नहीं होगा, कभी आप करेंगे कभी वो करेगा, या कुछ अरेंजमेंट होगा कि तुम चाय बनाओ मैं खाना बनाऊंगा। लेकिन एक लड़का और लड़की जो कॉलेज में साथ पढ़ते थे, जो दोस्त थे, जब उनकी शादी हो जाती है तो फौरन ऐसा कैसे हो जाता है कि लड़की आते ही सब कुछ मतलब कर लेती है घर का काम और लड़का बैठ जाता है। अगर दो दोस्त ऐसा करते कोई मानता नहीं, जल्द ही वो दोस्ती खत्म हो जाती। लेकिन इसका नाम शादी है, इसी चीज का नाम शादी है कि शादी हुई है तो ये श्रम पे आधारित जो विभाजन है, जो लिंग पे आधारित जो श्रम का विभाजन है, इसको बिल्कुल स्वाभाविक प्राकृतिक माना जाता है। तो इस तरह के सवाल हमें उठाना चाहिए और हम उठा भी सकते हैं, ये हम इस लायक हैं उठाना। और इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों का या मर्दों की हानि होगी। इस तरह के सवाल उठाने से, पुरुष सत्ता के खिलाफ, पुरुष प्रधानता के खिलाफ सवाल उठाने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को सारे बेनिफिट्स हैं और मर्द इससे बिल्कुल नहीं। इस तरह के सवाल उठाने से हम अपने रोल्स के बारे में दोबारा सोचने लगेंगे। मर्दानगी क्या है, नारीत्व क्या है, फेमिनिटी क्या है, मैस्कुलिनिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम दोबारा सोचना शुरू करेंगे और हम सब के लिए एक अलग दुनिया बनने की संभावना है। तो मैं इस बात पे आपकी ध्यान आकर्षित करना चाह रही थी कि शादी पिंजरा जैसे क्यों लगता है और शादी को कैसे सचमुच एक कंपेनियनशिप बनाएं, कैसे सचमुच एक जगह बनाएं जहां कुछ एक तरह का जनवाद हो, जहां सबको अपनी राय रखने की का मौका हो, सारे रिसोर्सेस जो हैं वो सामान्य तरफ से शेयर हो जाएं। तो इस तरह के सवाल भी यहाँ उठे हैं और ये शिक्षा के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि शिक्षा, जैसे मैंने कहा, एक वो शिक्षा है जो हमें सिखाता है कैसे इस समाज में बिल्कुल कोई भी किसी भी चीज़ को बिना हिलाए कैसे रहे, चुपचाप संकुचित रूप से एक तरह से एक ही जगह कैसे रहे कि समाज चलता रहे, वो एक तरह की शिक्षा है। लेकिन क्या है कि जब शिक्षा वो करना चाहती है तब भी उसके बावजूद कुछ और हो जाता है। जैसे ब्रिटिश ने जब अंग्रेजी शिक्षा यहाँ इंट्रोड्यूस किया, उनका मकसद ये नहीं था कि आप सब पढ़ लिख के बड़े रेवोल्यूशनरी बन जाए, उनका मकसद ये था कि आप क्लर्क बन जाएं हमारे लिए, क्योंकि वहाँ से इंग्लैंड से क्लर्कों को लाना हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, आप लोगों को क्लर्क बनाएं तो आपको कम वेतन भी दे सकते हैं और फिर यहाँ आप हमारा काम करेंगे। लेकिन वो नहीं होता है ना, इंसान का मन जो है, इंसान का दिमाग जो है, वो एक बार कोई चीज़ सीखती है या सुनती है तो वो सिर्फ एक जगह एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं इस्तेमाल होता। अंबेडकर को किसी ने कभी पढ़ा तो सिर्फ एग्ज़ाम में लिखने वाली बात नहीं रह जाती है, चाहे वो दलित हो ना हो, चाहे वो सवर्ण हो ना हो। वो अंबेडकर की बात एक बार जहन में उतर आई तो आप बीए में फर्स्ट क्लास मिले ना मिले, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो हमेशा के लिए बदल गई, आप हिल गए उसके बाद।
आप वो नहीं रहे आप फिर, या टैगोर की बातें या रावण जी की बातें। जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं, किसी चीज़ को अगर रावण जी कभी एग्ज़ाम में सिलेबस में डाले जाते हैं तो शायद लोग पढ़ेंगे और एग्ज़ाम लिखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद वो वही रहेंगे जो थे इनको पढ़ने के पहले। तो शिक्षा को हमें इस तरह देखनी चाहिए, और शिक्षा तो ये ऐसा लग सकता है कि मैं ये कह रही हूँ कि शिक्षा, तो आप शायद पूछ भी सकते हैं कि शिक्षा फिर क्या सारे समाज को तोड़ देती है, परिवार को नष्ट कर देती है? यही शिक्षा है आपके मायने में? वही है शिक्षा? ये पूछ सकते हैं आप। तो मैं ये कहूँगी कि तोड़ना, जैसे किसी ने कहा कि सवाल उठाना बदतमीजी नहीं है, तोड़ना शब्द भी काफ़ी पेचीदा शब्द है। किस चीज़ को आप तोड़ रहे हैं, किस चीज़ को बना रहे हैं, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। हम सब मानेंगे, और बाबा साहेब ने कहा कि जाति को एनाहिलेट करना चाहिए, मतलब बिल्कुल दुनिया से निकालना, सिर्फ मारना नहीं, लेकिन उसका नामो निशान नहीं रहना चाहिए। तो वो तोड़ना ही है ना। तो ऐसा नहीं है कि तोड़ना शब्द में जो नेगेटिव कॉनोटेशंस है, हर चीज़ को तोड़ना खराब है, और हर बनाना जब है, हर चीज़ को बनाना सही है, ऐसा नहीं है। बनाना सही, तोड़ना खराब, ऐसा नहीं है। कभी कभी तोड़ने में ज़्यादा तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, और जो बनाया हुआ है उसको तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं अपनी बात यहाँ फ़िलहाल ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बाद में भी आपको मुझे सुनना है, और लोगों को भी सुनना है। एक कोटेशन के साथ, रोमे रोलां करके एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने ये कहा कि, तो ये अंग्रेज़ी में मैंने पढ़ा है, पहले अंग्रेज़ी में बोलूँगी उसको। वेयर ऑर्डर इज़ इनजस्टिस, where order is injustice, disorder is the beginning of justice। यानी कि जहाँ सामाजिक व्यवस्था अन्याय पर बरकरार है, वहाँ अव्यवस्था यानी कि सवाल उठाना, उस व्यवस्था को हिलाना ही न्याय की शुरुआत है। ये एक बड़ी क्लास थी हमारे लिए, और बहुत कुछ हमने इसमें से सीखा।